हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से नए सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे आपको बताया गवर्नर जनरल का जो सेशन था उसी को लोग कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे वॉरेन हास्टिंग को। हम लोग रॉबर्ट क्लाइव को डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा होगा वॉरेन हास्टिंग होगा। तो चलिए चलिए हम लोग इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट जो हमारा आएगा उसमें हमारा जो है उसके एमसीक्यूज को डील करेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स जो है हमारा, उसका अगर टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे तो क्या है 1772 से लेकर 1785 तक इसका टाइम पीरियड है। और इसमें क्या क्या काम हुआ, तो इन ऑफ डायरकी 1772 में। तो इन ऑफ डायरकी की बात करते हैं। इन डायरकी हुआ है आपको, इन डायरकी सबसे पहले स्टैब्लिश कब हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे हुआ था 1765 में। देख चुके थे कि जब हमारा बैटल ऑफ बक्सर के बाद डायरकी हमारा बंगाल में लगाया गया था। तो डायरकी को इन होने के साथ एक चीज ये भी दिमाग में रखना है कि जब डायरकी इन हो जाएगी तो साथ में जो डेप्यूटी जो गवर्नर का पोस्ट था वो भी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि डेप्यूटी गवर्नर का पोस्ट ही आपको डायरकी को एस्टेब्लिश करने की वजह से लगाया गया था, जो कि प्रमुख काम था रेवेन्यू को कलेक्शन करना था। तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरकी का इसमें इंड किया जाता है। ओके, फिर क्या है रिवेन्यू रिफॉर्म 1772 में। और क्या हुआ, इजदारी सिस्टम आया इसमें जो है, एक रिवेन्यू सिस्टम में रिवेन्यू रिफॉर्म्स भी आया 1772 में। इजदारी सिस्टम इसमें क्या होता है ना कि 5 सालों का रिवेन्यू फार्मिंग, 5 5 ईयर्स का रेवेन्यू फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो हाईएस्ट बाइडर थे ना उनको रिवेन्यू कलेक्शन का राइट मिलता था। तो ये हुआ वहां पे। एक इसमें एक राय रैन ने एक पद इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें जो है इंडियन ऑफिसर वहां पे नियुक्त किए जा रहे थे। जो भी उसका लगान का जो भी सिस्टम था ना, एक राय रैन करके एक पद को स्टेब्लिश किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, जिसका काम था उसको देखना कि लगान आ रहा है कैसे, उसका मतलब जो भी उसके कार्यभार होता है वो उसको देख रहा था, उसका काम यही था। और पहला कौन था हमारा, राज दुर्लभ राय जो था, राज दुर्लभ जो कि राज वल्लभ है हमारा, इस राज वल्लभ राज वल्लभ राज वल्लभ होगा जो दुर्लभ राय का पुत्र था। दुर्लभ वही जो बंगाल का दुर्लभ, हाँ, जो उड़ीसा का आपको ये था, राजा कौन था ये, उड़ीसा का जो आपको डिप्टी गवर्नर था उसका पुत्र था ये, तो राय राय वहां पे नियुक्त किया गया था। और क्या दिमाग में रखना है कि डिप्टी गवर्नर को इन कर दिया गया था उसका। उसके बाद क्या है हमारा आता है जुडिशियल रिफॉर्म 71 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जुडिशियल रिफॉर्म्स किया। तो बहुत सारे इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग ने काम किया, जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क वर्क है। उसमें क्या किया कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसने क्या किया, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या किया उन्होंने, दीवानी अदालत को इंट्रोड्यूस किया। क्या किया उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दीवानी अदालत को इंट्रोड्यूस किया। और उसका हेड कौन होता था, कलेक्टर एज ए हेड हुआ करता था, कलेक्टर को हेड बना दिया गया है। उसके बाद फौजदारी अदालत को बनाए, फौजदारी अदालत को हर डिस्ट्रिक्ट में फौजदारी अदालत में रहने का प्रावधान रखा गया, जिसको क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। और उसका हेड इंडियन ऑफिसर हुआ करता था फौजदारी अदालत का, और उसके मुफ्ती ये सब उसको सपोर्टेड का काम करते थे। फिर हमारा लॉ अप्लाई, किस तरह का लॉ उसमें चलाया जाएगा, मान लीजिए कि ये सारे लॉ होंगे तो लॉ कैसा होगा उसमें। तो सिविल केसेस में हमारा पर्सनल लॉ चलाया जाएगा, पर्सनल लॉ हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ। फिर हमारा क्रिमिनल केसेस में हमारा मुस्लिम लॉ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उस मतलब मुस्लिम लॉ के आधार पर क्रिमिनल लॉ को देखा जाता था। फिर हमारा ट्रेजरी जो था ना, वहां पे जो ट्रेजरी का जो प्रावधान था कि हर राजा का अपना ट्रेजरी होता है, तो ट्रेजरी को वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 71 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वॉरेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट लगभग सबको याद ही रहता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंतर्गत सबसे पहला काम क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बंगाल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल बंगाल हमारा वॉरेन हेस्टिंग होगा। लास्ट गवर्नर हमारा कौन होगा, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हमारा हेस्टिंग होगा। पहला गवर्नर जनरल ऑफ हमारा बंगाल को कौन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। फिर हमारे मद्रास बॉम्बे को क्या कर दिया गया ना, इसके सबऑर्डिनेट कर दिया। जब हम भी जैसे बंगाल को ज्यादा हम महत्ता दे रहे हैं, मतलब उन्होंने बंगाल का ज्यादा महत्ता दिया था, तो बंगाल को महत्ता देने के बाद मद्रास को, बॉम्बे को बंगाल के सबऑर्डिनेट के रूप में इसको कर दिया गया। ओके,
और फिर टेन्योर फिक्स फॉर 5 years। टेन्योर इस अब ये जो भी वहां पे आएंगे उनका टेन्योर कितने दिनों का होगा? उनका टेन्योर 5 years का होगा। उसके बाद क्या है, हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट हमारा 1774 में एक बहुत बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम था, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, जो कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश किया गया। और इसका जुरिडिक्शन कहाँ से कहाँ तक? जुरिडिक्शन कलकत्ता तक ही सीमित था, ऐसा नहीं कि कलकत्ता के बाहर था। जुरिडिक्शन हमारे कलकत्ता के अंदर ही था, हमारे विदिन 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 कलकत्ता के अंदर होगा हमारा। और फर्स्ट हमारा चीफ जस्टिस क्या था सुप्रीम कोर्ट का? हमारा सर एलिजा इम्पे था हमारे। फिर नंद कुमार केस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेमस केस हमारे 1775 में हमारा नंद कुमार केस आता है। ये केस कैसा है? ये केस हमारा क्यों था? तो नंद कुमार ने हेस्टिंग्स पे ये चार्जेस लगा दिए थे कि वो बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे हैं, और इसके विरोध में अब ये तो डायरेक्ट कंपनी का मतलब ब्रिटिश के ऊपर उंगली उठाने की बात हो गई। तो लगभग में पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम ही जो था उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया, और उसी पर क्या कहते हैं, नंद कुमार पर ही उल्टा केस लगा दिया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया। उसको फांसी की सजा मिल गई थी कि भाई आप करप्शन के चार्जेस में। और इसको इस तरह का जो इंजस्टिस हुआ है ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम के द्वारा, तो उसको कंट्रोवर्शियल जुडिशियल मर्डर भी कहा जाता है। ये तो कभी अगर आपको कभी अगर जिक्र आ जाए कंट्रोवर्शियल जुडिशियल मर्डर किसको कहा जाता है? नंद कुमार केस को कहा जाता है। किस संबंधित है ये हमारा संबंधित है आपको वॉरेन हेस्टिंग्स से। फिर हमारा आएंगे हम लोग कोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का कोडिफिकेशन भी आपको यहाँ से ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था हमारा। इसमें क्या था हमारा 11 पंडित जो है ना हमारा, वो कंपाइल किए थे हिंदू लॉ को। हिंदू लॉ जो बहुत हिंदू लॉ का यूज पर्सनल लॉ के रूप में सिविल केसेस को देखने में हिंदू लॉ का यूज हो रहा है। पर्सनल लॉ हमारा जो हिंदू लॉ पर्सनल लॉ कहिए आपको सिविल केसेस वगैरह में, तो उसमें हिंदू लॉ फॉर हिंदू के लिए, मुस्लिम लॉ फॉर मुस्लिम के लिए हमारा वो पर्सनल लॉ का अप्लाई कर रहा था सिविल केसेस में। तो कोडिफिकेशन इसमें हिंदू लोग को पता ही नहीं है कि क्या है, उन लोग जान ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उन लोग क्या किलो पहले कोडिफाई 11 पंडित को हपनन है बना के पहले 11 पंडित लाओ, तुम लोग उसको कोडिफाई करो, फिर उसका ट्रांसलेशन होता है। आपका जो नाथनियल है यहाँ पे, नाथनियल है जो है हमारा, हालहेड है, एन हालहेड है जो उसको ट्रांसलेट करते हैं। फिर हमारा मुस्लिम लॉ कोडिफाइड हुआ 1778 से 782 में हमारा। फिर भगवत गीता का ट्रांसलेशन हो गया है हमारा इंग्लिश में चार्ल्स वेल्सी के द्वारा 1785 में। कलकत्ता मदरसा आपको स्टेब्लिश हुआ 1781 में। सब हमारा वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हमारा 1784 में हुआ है हमारा। फिर संस्कृत कॉलेज हमारा बनारस 1781 में स्टेब्लिश हुआ है। बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी 1884 में हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ हमारा ग्रेट ब्रिटेन 1823 में हो गया है। अगर उसके बाद हम जिक्र करते हैं तो हम जिक्र करेंगे प्रेस को लेकर के। तो पहला जो न्यूज़पेपर हमारा जो आपको पब्लिश हुआ है वो 21 का बंगाल गजेटेड हुआ था, और जैन सिक्के जो है इसको प्रकाशित किए हैं। ये सब वॉरेन हेस्टिंग के टाइम, तो 70 ये डेट वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारा जो बंगाल गजेट वाला। आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नंद कुमार का केस भी आपको इंपॉर्टेंट पूछता है ये सब ज्यादा, और ये सब भी आपको देख ही लेना है। उसके बाद क्या, एंग्लो वॉर ड्यूरिंग द हेस्टिंग, ये भी आएगा सबसे नहीं, तो ये आपको ये मिलता सबसे भी आएगा हमारा। ये जो है हमारा बहुत ही ज्यादा भी आई हमारे कोर्स में किया जाएगा। एंग्लो मराठा वार जो 1775 में हमारे जो स्टार्ट हुआ था, एंग्लो मराठा वार में पहला एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हुआ, जो कि कैसे खत्म हुआ है, ट्रीटी ऑफ सालवाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी मराठा का जो हम लोग कभी पढ़ेंगे। तो मराठा में हमारा जो ट्रीटी ऑफ सालवाई 1752 में, वो आपको है, आपको उसके द्वारा जो पहला एंग्लो वार खत्म हुआ है मराठा के साथ में। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हमारे 1780 से 84 में हमारा हुआ है, जो कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ खत्म हुआ है। फिर पीस इंडिया एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा, जैसे हमारे बात ये आपको ये क्या कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट है हमारा, पीस इंडिया एक्ट भी हमारा, ये पास हुआ वॉरेन हेस्टिंग के पीरियड में हुआ हमारा।
बॉर्डर कंट्रोल इंग्लैंड में स्टैब्लिश हुआ था, बॉर्डर कंट्रोल। और यहाँ पे ना डबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था। यहाँ पे डबल गवर्नमेंट कैसे, तो कंपनी के डायरेक्टर्स भी यहाँ रूल करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर कंट्रोल यहाँ पे अफेयर्स को मैनेज करती थी। तो एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। फिर हमारा एक सेंट्रलाइज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में हमारा, इसको जो फिट्स इंडिया एक्ट को हम अगर एक की वर्ड में कहेंगे हमारा, तो क्या है हमारा, तो एक सेंट्रलाइज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में स्टार्ट हो गया। यानी कि ब्रिटिश का धीरे धीरे उसको सेंट्रलाइजेशन की ओर, यहाँ का जो भी आपको कानून होते हैं उसको सेंट्रलाइज की तरफ, जैसे अभी में फेडरल चल रहा है हमारा, हर आपको अलग अलग लेवल पे आपको पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये क्या है, ये हमारा सेंट्रलाइजेशन के यूनिफिकेशन की तरफ जा रहा है। तो सेंट्रलाइज आपको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ एक पहला कदम है। रिंग फेंस की पॉलिसी अगर बात करेंगे हम, जो कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बफर स्टेट का जो कंसेप्ट आया था, वो आपको वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था। तो आज हम लोग इसका एक ब्रिटिश एक छोटा सा हम लोग देख ले रहे हैं कि की पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हमको देख लेना है, क्या क्या दिमाग में रखना है। बहुत सारे इसमें शॉर्ट्स पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग इसी के एमसीक्यूज के थ्रू हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अपनी पढ़ाई के क्लाइमेट को बना के रखें और पढ़ाई करते रहें। इसी के साथ बाय, अपना ख्याल रखें।